We are looking for developments on both the disinflationary process. We would like to see it continue. And of course, on the fiscal front, we have a budget coming up. गवर्नर राजन ने बैंकों से की कर्ज सस्ता करने की अपील। क्रेडिट पॉलिसी में नहीं दिया कोई सरप्राइज गिफ्ट, दरें स्थिर लेकिन SLR % घटाया। आम जनता के लिए राहत, सरकारी तेल कंपनियों ने फिर घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। आधी रात से पेट्रोल करीब 2.5 और डीजल ₹2.25 सस्ता होगा। अनुमान से खराब निकले हीरो मोटो के नतीजे। तीसरी तिमाही में आय और मार्जिन दोनों घटे। बैंकों की भी खराब परफॉर्मेंस जारी। तीसरी तिमाही में 6% हुआ PNB का ग्रॉस NPA। शेयर बाजार में बिकवाली जारी। सेंसेक्स 125 पॉइंट लुढ़का। निफ्टी ½ % कमजोर। दरें नहीं घटने और PNB के खराब नतीजों से बढ़ा दबाव। $60 के नीचे रहा कच्चे तेल तो सब्सिडी शेयरिंग के बोझ से बच सकती है अपस्ट्रीम कंपनियां। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से की गुजारिश। दिल्ली में जुटी दुनिया की 21 बड़ी कंपनियां। ब्लैक रॉक इंडिया इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल CEOs को दिया बड़े रिफॉर्म्स का भरोसा। पहली बार बजट में शामिल होंगे नीति आयोग और राज्यों के सुझाव। 6 फरवरी को होगी नीति आयोग की पहली बैठक। आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता खपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। कच्चे तेल में तेज उछाल। WTI क्रूड 3.25 और ब्रेंट 2% चढ़ा। ग्रीस का बाजार 10% भागा। अमेरिकी बाजारों में भी जोरदार तेजी। घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्जी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में केजरीवाल को घेरा। कहा, जो लोग स्विस बैंक की लिस्ट लेकर घूमते थे उन्हें नहीं है अपने चंदे की जानकारी। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट। 24 घंटे बिजली देने का वादा और महिला सुरक्षा पर खास जोर। एयरलाइन कंपनियों के लिए 2015 हो सकता है गोल्डन ईयर। छोटे शहरों में दिख रहा है बड़ा मौका। बढ़ा रही हैं उड़ानें। मोबाइल में सेव किसी भी नंबर पर फटाफट ट्रांसफर हो पाएगा पैसा। सिर्फ एक MPIN की होगी जरूरत। HDFC बैंक जल्द लॉन्च करेगा चिल्लर ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम जनता को राहत की खबर सुनाई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.42 प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.25 प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई दरें आज रात से लागू होने वाली हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $45 प्रति बैरल के पास फिसल गया है। पिछले 5 सालों में क्रूड में इतनी तेज गिरावट नहीं दर्ज की गई। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी अगस्त से अब तक लगातार घटाए जा रहे हैं। इससे पहले 17 जनवरी को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए थे। आज की कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹56 और डीजल का दाम ₹46 हो गया है। ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट इंद्र तनेजा का मानना है कि पेट्रोल डीजल सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन इनके दाम कुछ महीनों में बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत पिछले 2 दिन में 11% बढ़ चुकी है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो कीमतें काफी कम हुई हैं क्रूड ऑयल की, और जो अभी जो मार्केट में रिफाइन होके जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है जिसकी परचेजिंग जो है 5 से 6 हफ्ते पहले फिर जो है वो चूंकि देर से आता है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है पास ऑन करने की तैयारी है जो उपभोक्ता है, जिससे कि उपभोक्ता को ये समझ में आ सके। और दूसरी तरफ ये भी समझ में आए कि जब कीमतें घटती हैं तो उसको उसका फायदा मिलता है, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें फिर ऊपर जाती हैं। और अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी की। आपकी EMI फिलहाल सस्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि RBI गवर्नर ने आज आई क्रेडिट पॉलिसी में कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिया। रिजर्व बैंक
बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आज क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन एसएलआर में आधे % की कटौती की है। एसएलआर 22 से घटाकर 21.5% कर दिया है। आरबीआई ने महंगाई की स्थिति में ज्यादा बदलाव न देखते हुए दरों में बदलाव नहीं किया है और कहा कि आगे दरों में कटौती आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेगी। FY16 के लिए रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% रखा है। I will reiterate that we are looking for developments on both the disinflationary process. We would like to see it continue. And of course, on the fiscal front, we have a budget coming up. So those are important developments that we will pay attention to now. अपनी छठी क्रेडिट पॉलिसी में भले ही गवर्नर राजन ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बैंकों के एनपीए से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी पर जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारी संवाददाता कविता कृष्णन से। कविता, यहां पर दरें तो नहीं कटी हैं, लेकिन पॉलिसी में क्या बड़े ऐलान हुए हैं? जी, जैसे आपने कहा, दरों में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन कई छोटे लेकिन बड़े सिग्निफिकेंट ऐलान आज पॉलिसी में गवर्नर राजन ने किए हैं। सबसे पहले आपके जेब की बात, अगर आप डिपॉजिट पर प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा चाहते हैं तो बैंक इसके लिए आपको कम ब्याज दे सकता है। इससे बैंकों को फायदा ये होगा कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच उनका घट जाएगा, जिसका मतलब ये है कि रेट कट को पास ऑन करना अब उनके लिए और आसान हो जाना चाहिए। अब रेट कट पास ऑन करने की बात भी गवर्नर राजन ने उठाया। उन्होंने साफ किया कि आरबीआई ने तो ब्याज दरों में कटौती कर दिया है पॉलिसी रेट्स में, लेकिन बैंक जो है एक्शन नहीं ले रहे। कर सस्ता करना अब बैंकों के हाथ में है। पॉलिसी में एनपीए की रिकवरी को लेकर भी बात हुई है। एनपीए की रिकवरी को आसान करने की कोशिश की गई है। साथ ही गैर जिम्मेदार प्रमोटर और मैनेजमेंट को भी बदलने के लिए बैंकों को अब इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। जैसे जो कंपनी कर्ज पर डिफॉल्ट करता है, बैंक उसमें इक्विटी शेयर ले सकते हैं, लेकिन ये हिस्सेदारी उन्हें महंगे दाम में मिलता है। अब सेबी के साथ बैठकर आरबीआई इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बदलने के चलते अटक जाते हैं, अब बैंकों को ये छूट दी गई है कि जो कर्ज उनको दिए जाते हैं उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट वो बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे उनके लिए रिकवरी के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा और साथ ही साथ ये एक इंसेंटिव के तौर पर भी काम करता है ऐसे कंपनियों के प्रमोटर या मैनेजमेंट में बदलाव करने के लिए। साथ ही यूएस में जल्द ही ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस पर भी गवर्नर राजन की नजरें बनी हुई है इस पॉलिसी में, और पॉलिसी एक्शन के जरिए वो भारत में जो निवेश आ रहा है, विदेशी निवेश जो आ रहा है, उसे शॉर्ट टर्म में निकालकर बाहर ले जाना मुश्किल बना रहे, जिसका मतलब ये है कि अब जो पैसा आएगा वो लंबे दौर के लिए आएगा। इसके अलावा आने वाले पॉलिसी एक्शन जो है, गवर्नर राजन ने ये क्लियर किया कि वो बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर जो ऐलान होंगे उस पर उनका नजर रहेगा और उस पर निर्भर रहेगा। साथ ही जो नए बेस पर कैलकुलेट होने वाला सीपीआई डेटा है, जो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आएगा, उस पर भी आरबीआई का ध्यान रहेगा और इन्हीं दो डेटा पॉइंट्स के आने के बाद आगे का पॉलिसी एक्शन जो है उसका फैसला लिया जाएगा। जी कविता, और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य के मुताबिक आरबीआई ने अभी ब्याज दरों में कटौती का कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसे में बैंकों की आरबीआई के रुख पर नजर रहेगी। There is a lot of liquidity. Credit demand is very, very low. So unless we see the credit demand picking up, I think, it's going to take a little time. Also, you have to give the credit to the bankers that when the rates were going up, as they did, for instance, by 300 basis points in July of 2013, the bankers didn't raise rates to that extent. So, if there is no clear immediate transmission of the monetary policy changes, we have to be a little patient, but I think, the signaling of the easing cycle is very much there, and we obviously will be part of that cycle going forward. 1 फरवरी से हमारा बेस रेट को हमें 25 बेसिस पॉइंट्स कम करवा दिया। सो हमारा बेस रेट तो अभी स्टेट बैंक की और ऐसे बड़ी बैंकों के नजदीक में तो हमें 10% में आ गया। अभी वो तो हमें पास ऑन कर दिया। डिपॉजिट का रेट में अभी तक हमें कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि हमारा डिपॉजिट रेट सब बैंकों से आप देख लेगा तो बहुत नीचे है। 1 साल सब लोग लेते हैं, 1 साल का डिपॉजिट हम तो 8.5 में है,
वेराज बाकी सब बैंकों का 8.75 में है। अभी तो हमारा डिपॉजिट रेट नीचे ही चल रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे चल रहा है, वी आर अराउंड 6.7%। हालांकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रिजर्व बैंक फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और रिजर्व बैंक की ओर से कोई भी एक्शन बजट के बाद ही दिखेगा। कि बजट के बाद एक रेट कट और आ सकता है। अगर बजट में जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ेंगे और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखेंगे, अगर ये सब होता है तो फिर आरबीआई मुझे लगता है कि बजट के बाद रेट काटेगा। बहुत ही अनलाइकली है कि अब कोई अनस्केड्यूल्ड कट हो बजट के पहले। बजट के बाद और अप्रैल की पॉलिसी के बीच में मेरे हिसाब से अगर बजट की तरफ से काफी पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं तो एक सरप्राइज कट मतलब मिड पॉलिसी कट शायद अनाउंस हो सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद शेयर बाजार पर आज भी दिखा भारी दबाव, किसी तरह 29,000 पर टिका सेंसेक्स। लेकिन कच्चे तेल और ग्लोबल शेयर मार्केट में दिख रहा है तेज उछाल, क्या है वजह बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। कच्चे तेल में आज फिर शानदार जोश और तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में करीब 4% की तेजी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं 4% थोड़ी कम, लेकिन 3.5% की तेजी घरेलू बाजार में 3164 का भाव है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम 3% के पार की तेजी देख रहे हैं। यहाँ पर एथिक्स कॉम्पोजिट में 11% की तेजी है। वहीं अगर हम रशिया में देखें तो 5% की तेजी है। यूएस मार्केट भी यहाँ पर चढ़े हुए हैं। क्या वजह है इस तूफानी तेजी के पीछे, बताने के लिए अब जुड़ते हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई से। हेमंत, यहाँ पे सबसे पहले कच्चे तेल पर बात करना चाहेंगे, किस तरह की तेजी है और क्यों है, और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में हम तेजी देख रहे हैं, उसके पीछे भी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, अलग अलग वजह है जो बात आपने कही। सबसे पहले अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है पिछले 2 सेशंस में करीब 11% से ज्यादा का उछाल देखा जा चुका है। दरअसल इसके भी 2 कारण हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है कि रिग काउंट्स दरअसल घट गया है, यानी रिग्स जो कंपनियां हैं जो तेल खोज में लगी हुई हैं उन्होंने अब कम रिग्स लगाने शुरू कर दिए हैं। और इस स्टडी के बाद अब ये डर लगने लगा है अगर कम रिग्स वहां पर लगेंगे तेल निकालने के लिए तो आगे चलकर हो सकता है सप्लाई पर लेकर एक कंसर्न उठे, सप्लाई घटती हुई नजर आए। तो ये एक चिंता है। दूसरी चिंता है कि बीपी ने जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाने की बात करी है, 2015 के लिए 13% कम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा, ये भी साफ तौर पर यही इशारा कर रहा है कि अब ये कंपनियां जो तेल की खोज में लगी हुई हैं वो कम खर्चा करेंगी तेल को निकालने के लिए या फिर तेल के उत्पादन के लिए। तो साफ तौर पर अब एक सप्लाई में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख सकती है और इसके चलते आप देखिए काफी दबाव में था कच्चा तेल और अब निचले स्तरों से उछाल देखने को मिल रहा है। इसका असर दरअसल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस पर पड़ रहा है। रशिया के बाजार की जिसकी आपने बात करी वहां पर देखिए दरअसल इसीलिए उछाल है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीक का मार्केट देखिए जो ज्यादा आज चल रहा है, करीब 11% का उछाल वहां पर देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा करीब एक हफ्ते से पहले इनके इलेक्शंस हुए थे, वहां पर लेफ्ट की धारणा वाली सरकार निकल कर आई थी और उसके बाद हमने देखा तेजी से बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एसेक्स कंपोजिट इंडेक्स काफी तेजी से गिरा था और इसके पीछे यही माना जा रहा था कि अड़ियल रवैया है इस सरकार का और ये दरअसल डेट के लिए स्वैपिंग को अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि शायद अब ये अलाउ होते हुए नजर आए। डेट स्वैप एग्रीमेंट एक साइन होने वाला है और वो जल्द साइन होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए आप देखिए वहां के बाजारों में 10-11% तक की एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। यूरोप के बाजार भी बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का संकेत काफी अच्छे होते जा रहे हैं। कल घरेलू बाजार के लिए डाउ में देखिए करीब डबल सेंचुरी एक बार लग चुकी है। तो अच्छे संकेत बन रहे हैं इस समय कल के भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स काफी चेयरफुल हो गए। जी शुक्रिया हेमंत सारे डिटेल्स के लिए। और पेट्रोलियम मंत्रालय की सिफारिश मानी गई तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि अगर कच्चा तेल $60 के नीचे रहता है तो अपस्ट्रीम कंपनियों को सब्सिडी शेयरिंग के बोझ से मुक्त किया जाए। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नयनतारा। पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ओएनजीसी जैसी कंपनियों को कितना फायदा मिल सकता है?
हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि तेल मंत्री ने वित्त मंत्री को पिछले हफ्ते ही एक नया सब्सिडी शेयरिंग मैकेनिज्म प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल में उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर क्रूड प्राइस $60 तक है तब अपस्ट्रीम कंपनीज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए सब्सिडी बर्डन की ओर। अगर क्रूड प्राइस $60 और $100 के बीच में है तब सब्सिडी कंट्रीब्यूशन 85% होना चाहिए, और अगर क्रूड प्राइस $100 से ज्यादा होगा तब अपस्ट्रीम कंट्रीब्यूशन 90% से ज्यादा हो सकता है। तो ये है नया प्रपोजल, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आप याद रखेंगे गवर्नमेंट चाहती है कि ओएनजीसी में 5% का डाइवेस्टमेंट हो, और उसी से पहले हमने देखा है कि तेल मंत्री ने ये प्रपोजल वित्त मंत्री को भेजा है। इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा है अपने सूत्रों से कि इसी प्रपोजल को लेके तेल मंत्री ने वित्त मंत्री से मांगा है एडिशनल ग्रांट्स इस फिस्कल के लिए। उन्होंने ये बोला है कि जो अंडर रिकवरीज है FY15 में वो होती है 77,595 करोड़ रुपीस, और जो अपस्ट्रीम कंट्रीब्यूशन आता है वो बनता है 5,078 करोड़ रुपीस। जो बजट एस्टिमेट था, जो बजटेड था इस फिस्कल के लिए, उसको एग्जॉस्ट करने के बाद जिन्होंने एडिशनल मांगा है वो है 18,254 करोड़ रुपीस। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल में आए उछाल के बाद आज ग्लोबल मार्केट में जरूर तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन ब्याज दरों में कटौती नहीं होने से घरेलू बाजार आज निराश दिखे। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी आधे % तक की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पूरे दिन कारोबार कैसा रहा बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। फरवरी सीरीज की शुरुआत बाजार में कमजोरी के नोट के साथ हुई। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन बाजार कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव और क्रूड के दामों में तेज बढ़त से बाजार का मूड थोड़ा सा खराब हो सकता था, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में खासतौर से अमेरिकी बाजारों की तेजी ने भारतीय बाजारों को कल की गिरावट से उबरकर पॉजिटिव शुरुआत करने में मदद जरूर की, लेकिन ज्यादा देर तक भारतीय बाजार ऊपर रह नहीं पाए। 11 बजे के आसपास जब पॉलिसी आई तो बाजार में जब पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, एक तेज गिरावट देखने को मिली, और उस गिरावट के बाद बाजार ने संभलने की, उबरने की कोशिश जरूर की, लेकिन सेकंड हाफ फाइनली भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव बरकरार रहा। जो सेकंड एक प्रेशर बाजार पर बनता हुआ दिखा पॉलिसी के बाद, वो PNB के कमजोर नतीजों की वजह से होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन कमजोरी का 29,000 के लेवल को सेंसेक्स फाइनली क्लोजिंग बेसिस पर देखता हुआ नजर आया, और निफ्टी 8,800 के नीचे ही क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह मजबूत जरूर थे, यहां पर थोड़ी सी खरीदारी का माहौल देखने को मिला फाइनली, लेकिन यहां पर भी दिन के लो पॉइंट पर जाकर 0.5% के नुकसान के साथ आज क्लोजिंग होती नजर आई, और स्मॉल कैप शेयरों में भी इसी तरह का रुझान आज देखने को मिला। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर डालिए नजर, और यहां पर कमजोर शेयरों में आप देख सकते हैं लगभग 800 शेयर थे। वॉल्यूम्स आज उतार चढ़ाव के बीच कल के मुकाबले में थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए, और आज PSU बैंक्स लीड करने में आगे रहे। PNB के कमजोर नतीजों के बाद SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, ये सारे बैंक्स काफी तेजी से गिरते हुए दिखे। वहीं प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। एक्सिस, कोटक, ICICI, HDFC चारों दिग्गज आज तेजी से गिरते हुए दिखे, 1 से 5% तक की गिरावट। वहीं फार्मा शेयरों में लुपिन के नंबर्स बाजार की उम्मीदों के मुताबिक थे, लेकिन यहां पर और सिप्ला डॉक्टर में भी आज कमजोरी दिखी। पावर शेयरों में टाटा पावर, अदानी जैसे शेयरों पर आज मार पड़ती हुई दिखी, और ऑटो शेयरों में भी आज गिरावट का रुख रहा। बजाज ऑटो, M&M, मारुति नीचे बंद होते दिखे, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में क्रूड के दामों में 2 दिनों से उछाल का नुकसान उठाने का एक रुझान देखने को मिला। HPBP, IOC नीचे बंद होते दिखे, लेकिन आज बाजार की गिरावट ज्यादा गहरी हो सकती थी, लेकिन 4 दिग्गजों ने संभाला। रिलायंस, ONGC, केन, यहां पर जबरदस्त मजबूती देखने को मिली आज निफ्टी में। वहीं रेलवे स्टॉक्स में अब प्री बजट तेजी बनती हुई नजर आ रही है। टीटागढ़, कालिंदी, कर्नेक्स आज 5 से 15% ऊपर बंद थे। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ मजबूत नतीजे एडवांटा, कमिंस और रेलीगेयर। वहीं कमजोर नतीजों का जिक्र करें तो स्ट्राइड्स, शांति गियर्स और बेयर क्रॉप के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। आज जो नतीजों के दिन के लिहाज से एक्शन वाला था, कल्याणी स्टील, कावेरी सीड्स और व्हील्स इंडिया के नतीजे बाजार को पसंद आए। वहीं कमजोर नतीजों में ACC, श्री सीमेंट, मैरिको तो थे ही, लेकिन कुछ मिड कैप्स TVS मोटर्स, मनापुरम जनरल फाइनेंस और साथ ही BF यूटिलिटी के नतीजे भी कमजोर बाजार को दिखे। वहीं खबरों के दम पर एक्शन दिखा वीडियोकॉन में, जहां इन्होंने कहा कि ब्राजील में BPCL के साथ इन्होंने एक बड़े तेल की खोज की है, भंडार की, उसके बाद स्टॉक 10% ऊपर था। फ्यूचर लाइफस्टाइल में यहां पर कुछ बड़े फंड्स, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कल खरीदारी की, स्टॉक में आज 4% की तेजी बनी। निफ्टी पर कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स कमजोरी की तरफ, HDFC, अंबुजा, DLF थे। वहीं मजबूत शेयरों में आज सेसा स्टेलाइट के लिए बेहद शानदार सेशन, 6.5% की उछाल। भारतीय TCS, ITC जैसे दिग्गज भी पॉजिटिव बंद होने में अच्छी गेंस के साथ कामयाब रहे। और पहली बार बजट में शामिल किए जाएंगे नीति आयोग और राज्यों के सुझाव।
और ग्लोबल सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, देखिए इस ब्रेक के बाद। दिल्ली में छठी ब्लैक रॉक इंडिया इन्वेस्टर समिट में दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों के सीईओज जुटे। प्रधानमंत्री ने इन निवेशकों को अच्छे गवर्नेंस का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा ग्रोथ और रोजगार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ग्लोबल सीईओज को स्थिर टैक्स पॉलिसी का भी भरोसा दिलाया। पूरे अपडेट के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ग्लोबल सीईओ बैठक का मकसद क्या था और इसमें क्या निकल कर आया? देखिए, पूरे दिन भर चले समिट में सरकार बार बार निवेशकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही कि वो हर सेक्टर को लेकर, अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर के वो कदम उठा रही है और आगे भी कदम उठाती रहेगी। खास तौर से बजट को लेकर सरकार ने काफी उम्मीदें जगाई निवेशकों के बीच में और वो बताया कि बजट में भी सरकार कई सुधार के ऐलान करेगी। जो मुद्दे थे, 5 मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई। जो पहला सेशन था, पहला मुद्दा कह सकते हैं उसको, वो इस बात पर फोकस था कि अर्थव्यवस्था में सरकार किस तरह सुधार कर रही है। दूसरा मुद्दा ये था कि यहाँ पे खासतौर से एनर्जी सेक्टर को लेकर निवेश की क्या संभावना है, वहां पे भारत में किस तरह से विकास की संभावना है और सरकार क्या करना चाहती है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ तो यहाँ पे निवेशक अपने मन में जो सवाल थे वो भी रखे यहाँ पे कि एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार किस तरह से रिफॉर्म करना चाहती है। उसके बाद का जो सेशन हुआ था वो रेलवे और ट्रांसपोर्ट को लेकर के हुआ। रेलवे और ट्रांसपोर्ट में निवेश की कितनी संभावना है, सरकार किस तरह से सुधार करना चाहती है, सरकार ने अपना पक्ष रखा। वहां पे सरकार के प्रतिनिधि भी आए हुए थे। इसके अलावा तीसरा जो सेशन था वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को लेकर सरकार क्या करना चाहती है, बैंकिंग सेक्टर को जो पूंजी की जरूरत है उसको सरकार कैसे पूरा करेगी। इस तरह के सवाल निवेशकों की तरफ से आए थे और सरकार की तरफ से भी उनके जवाब दिए गए। और अंतिम जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर सरकार क्या सोचती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $1 ट्रिलियन की जरूरत है, सरकार उसको कैसे पूरा करना चाहती है। बाहर से निवेश आएगा तो निवेश के लिए सरकार क्या सुविधाएं देंगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। यही वजह कि इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली से लेकर निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर तक मौजूद रहे और हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई और निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि सरकार उनके निवेश के लिए बेहतर माहौल बना रही है। और समिट खत्म होने के बाद सारे निवेशक यहाँ देर शाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री के आवास पर। वहां पर डिनर का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री के सामने भी निवेशकों के साथ बातचीत हुई और निवेशक अपनी मन की जो बातें थी वो वहां पर रखे और शायद प्रधानमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि आपके निवेश का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार और प्रधानमंत्री भी जानते थे कि जो निवेशक हैं वो आम निवेशक नहीं है, बल्कि दुनिया के टॉप 21 निवेशक हैं जिनका कुल नेटवर्थ $12 ट्रिलियन का है। और शायद इस गंभीरता को सरकार समझती थी। यही वजह कि हर सेक्टर को लेकर सरकार ने खुलकर बातें की और भरोसा दिलाया कि हर सेक्टर को लेकर निवेश की बेहतर संभावनाओं को लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लक्ष्मण। वोडाफोन का भारत के साथ कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है। कंपनी के ग्लोबल सीईओ विटोरियो कोलाओ ने आज टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की और स्पेक्ट्रम की किल्लत पर चर्चा की। टेलीकॉम मंत्री ने कंपनी को भरोसा दिलाया है कि अगर 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम रहा तो इसकी नीलामी की जाएगी। और वोडाफोन ने कहा है कि भारत निवेश करने के लिए टॉप डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथ ही कंपनी ने डिजिटल इंडिया स्कीम में भी मदद करने की बात कही है। वोडाफोन के ग्लोबल सीईओ विटोरियो ने यह भी बताया कि वोडाफोन इंडिया को लिस्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन सही वक्त आने पर ही यह फैसला लिया जाएगा। और 6 तारीख को होने वाली नीति आयोग की पहली बैठक में बजट पर व्यापक चर्चा होगी। बैठक में शामिल नीति आयोग के सदस्यों से बजट को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद 8 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में भी बजट मुख्य एजेंडा रहेगा। मोदी सरकार का पहला फुल बजट कुछ खास होगा। खास इसलिए कि इस बजट में नीति आयोग की राय भी मायने रखेगी। 6 फरवरी को नवगठित नीति आयोग की पहली बैठक होगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी और आयोग के सदस्यों से नए सुझाव मांगे जाएंगे। नीति आयोग की इस बैठक को अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। नीति आयोग की पूरी बैठक 6 फरवरी को होने वाली है। उसके 2 दिन बाद आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 8 फरवरी को होगी, जिसमें सदस्य के तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस दूसरी बैठक का भी मुख्य एजेंडा बजट ही रहने वाला है।
ऐसी संभावना है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मुख्यमंत्रियों के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बजट में पहली बार इस बात का प्रावधान किया जा सकता है कि राज्यों को अच्छी खासी रकम दी जाए जो वो अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च कर सकें। यानी नए बजट में राज्यों को पैसे खर्च करने के मामले में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग के मामले में घेरा और आवाम ने फिर से लगाया आम आदमी पार्टी पर आरोप। दिल्ली के दंगल से जुड़ी सारी खबरें देखिए इस ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां ठंड के मौसम में भी राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्मी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज कैसा रहा दिल्ली का दिन, आइए देखते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता ही जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में रैली की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों से चंदा लेने के मामले पर जोरदार हमला बोला है। मोदी ने कहा कि फंडिंग मामले ने आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंडों पर से पर्दा हटा दिया है। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं, बोले हमें मालूम नहीं। भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है, लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। बोगस कंपनियों से चंदे के मामले में आम आदमी पार्टी पर हमले तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं के ग्रुप आवाम का आरोप है कि काले धन को सफेद बनाने के लिए पार्टी को चेक जारी किए गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की फंडिंग के तार हवाला कारोबार से जुड़े हैं और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। आवाम का कहना है कि उनके पास सबूत है और वो इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाएंगे। पार्टी किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम इन लोगों से किस तरह से कराती है, खासकर जो कंपनियां जिनके नाम बताए थे कल, उन लोगों ने अप्रोच किया और उसी तरीके से ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और वहां से ये चेक जो उन्होंने ऑपरेट किए, ये सिर्फ कमीशन लेके कुछ ही मिनटों में चेक दिए जाते हैं। यही ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल की ही बातें दोहराई हैं। उन्होंने फर्जी फंडिंग के मामले में एक बार फिर बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया है। दिल्ली में चुनाव से 4 दिन पहले आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस मौके पर बीजेपी की दिल्ली की मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मौजूद थे। विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली के लोगों के लिए बिजली की समस्या दूर करने को प्राथमिकता दी गई है। हर घर में पानी पहुंचाने का पार्टी ने इसमें वादा किया है। उपाध्याय ने कहा है कि इसमें दिल्ली के सपने को पूरा करने का विजन है और यहां के अस्पताल आईसीयू में हैं, जिसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी होगी सरकार वहीं उन्हें मकान उपलब्ध कराएगी। और इस मौके पर बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने भी विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी टिप्पणी की। It's covering 35 areas that impact every single person in Delhi. These include Vision Delhi, the world-class city, roads, safety, women's safety, electricity, solar energy and alternate energy, water, Yamuna River,
sewage treatment, environment, housing, unauthorized colonies, pakka houses for jhuggi dwellers, slum basti. दिल्ली के दंगल में कांग्रेस भी वादों के मामले में दूसरी पार्टियों से पिछड़ना नहीं चाहती है। पार्टी ने आज अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करके झुग्गी वासियों को घर का वादा किया है। कांग्रेस ने दिल्ली को भिखारी मुक्त शहर बनाने और विकलांग लोगों के अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का वादा भी किया। और एयरलाइंस के बीच छिड़ चुकी है आसमान पर कब्जे की जंग। छोटे शहरों में दिख रहा है बड़ा मौका। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। घरेलू आसमान में एयरलाइन कंपनियों ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नई एयरलाइंस जहां नए रूट पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है, वहीं पुरानी एयरलाइंस भी अपने नेटवर्क में तेजी से नए रूट शामिल करने जा रही है। एटीएफ के दाम में लगातार गिरावट ने घरेलू एविएशन इंडस्ट्री में मुकाबले का नया दौर शुरू कर दिया है। एक तरफ एयरलाइन कंपनियों में सस्ते किराए की होड़ शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ मार्केट शेयर पर कब्जे की जंग भी तेज हो चुकी है। जनवरी में लॉन्च हुई टाटा की नई एयरलाइन विस्तारा 15 फरवरी के बाद अपने रूट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विस्तारा जल्द ही गोवा, हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे, गुवाहाटी और बागडोगरा के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने जा रही है। इससे पहले विस्तारा अपने रूट बढ़ाए, जेट एयरवेज ने अपने विंटर शेड्यूल में ही यानी मार्च के आखिर तक 16 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। रूट पर कब्जे की इस लड़ाई में सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया भी पीछे नहीं है। जल्द ही एयर इंडिया अपने बेड़े में 5 नए नैरो बॉडी विमान और 2 वाइड बॉडी विमान घरेलू रूट में शामिल करने जा रही है। मुकाबले के चलते एयरलाइंस ने नए सेक्टर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ज्यादातर नई उड़ानें गैर मेट्रो शहरों के लिए होंगी। नेटवर्क में डाइवर्सिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि अगर आप एक्सपैंड फ्लीट करोगे, यू डोंट वांट टू गो वेयर ऑल द एयरलाइंस आर, यू विल डाइवर्सिफाई योर नेटवर्क स्पेस। और मेरे ख्याल से नॉन मेट्रो में अभी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। मार्केट शेयर को लेकर फुल सर्विस एयरलाइन के सामने बजट एयरलाइन बड़ी चुनौती हैं। स्पाइसजेट ने 1 मार्च से दिल्ली वाराणसी के बीच 2 नई उड़ानें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही एयरलाइन अपने बंद रूट पर फिर से उड़ानें शुरू करने की कोशिश कर रही है। The secondary market is where the growth is in the Indian middle class, basically. I think the metros are what they are, and they're tapped out. You can't get slots, etc. So the growth is going to be both in terms of demand and in terms of available capacity at airports, etc. It's going to be in the secondary markets. एयर एशिया भी मार्च से दिल्ली बंगलुरु और दिल्ली गोवा के बीच उड़ान शुरू करने जा रही है। जल्द ही पुणे और जयपुर जैसे डेस्टिनेशन के लिए सुबह की उड़ानें भी शुरू करेगी। मार्केट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी इस मुकाबले से निपटने के लिए अपने मौजूदा 88 विमानों के बेड़े को मार्च तक बढ़ाकर 100 करने जा रही है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के मुताबिक 2014 में यात्रियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि तेजी से बढ़ रहे यात्रियों को लुभाने के लिए एयरलाइन अपनी उड़ानें बढ़ाने के साथ साथ किरायों में भी कमी कर रही हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। नया कारोबारी साल एविएशन सेक्टर के लिए शानदार रहने की उम्मीद है, ये कहना एविएशन कंसल्टेंट सीएपीए का। हालांकि एयरलाइंस का मानना है कि हवाई ईंधन के दाम में कमी के बावजूद रेगुलेटरी अड़चनों के चलते उन्हें मुनाफे की उम्मीद नहीं है। फिलहाल उन्हें इस बार के आम बजट में कुछ राहत की उम्मीद है। बीता साल भले ही एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन अब एयरलाइंस के लिए आसमान कुछ साफ होता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि हवाई यात्रियों की संख्या में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कैपेसिटी को फैक्टर इन करते हुए, फ्यूल प्राइसेस को फैक्टर इन करते हुए, डिमांड को फैक्टर इन करते हुए, मेरे ख्याल से 15-16 इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट ईयर होना चाहिए सबके लिए, अक्रॉस एयरलाइंस। एयरलाइंस की शिकायत है कि नियम और कायदे लगातार अड़चन बने हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भारी भरकम टैक्स और सर्विस टैक्स जैसे मामले हर साल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ खास हासिल नहीं हो सका।
taxes need to come down. Fuel tax is one thing that's a state subject, but maybe there's something that can be done. Service tax is another issue. The industry should be given infrastructure status. Maybe some kind of a system be set up so that bank lending or debt funding is a possibility. एयरलाइंस की सबसे बड़ी चिंता भारत में महंगे ऑपरेटिंग खर्च को लेकर है। एयरपोर्ट चार्ज, ATF टैक्स और महंगी ब्याज दरों को लेकर सभी एयरलाइन कंपनियों की एक ही राय है। Tax on the fuel, which for me is it's the most absurd rule I've ever seen anywhere. You know, having lived in the US, Singapore, Malaysia, China, no other government imposes that sort of tax. I feel it's archaic, where they think about aviation as a luxury product as opposed to a necessity that it is today. फिलहाल एयरलाइंस के बीच विदेशी उड़ान के नियम यानी 5/20 को लेकर खींचतान जारी है। एयर एशिया और विस्तारा जैसी नई एयरलाइंस चाहती हैं कि 5 साल के घरेलू उड़ान के अनुभव और 20 विमानों के बेड़े की जरूरी शर्त को खत्म किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू कर सके। लेकिन पुरानी एयरलाइंस को इस पर एतराज है। यास्मिन मोहिउद्दीन, मुंबई। और दलाल स्ट्रीट के ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से मशहूर चंद्रकांत संपत का रविवार को निधन हो गया। वो 86 साल के थे। संपत भारत में वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अगुआ माने जाते हैं। वो हमेशा ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते थे जिनके पास मजबूत कैश हो और फंडामेंटल्स भी अच्छा है। इकोनॉमिस्ट और फॉर्च्यून उनकी पसंदीदा मैगजीन्स थे। संपत ने 1950 में ही शेयर बाजार की अहमियत को समझ लिया था। उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि तब हिंदुस्तान लीवर के नाम से जाना जाता था, और इंडियन शेविंग प्रोजेक्ट्स जो कि प्रोडक्ट जो आज जिलेट इंडिया है, इनमें तब से पैसा लगाना शुरू किया था जब ये निवेशकों की पसंद नहीं बने थे। मिनिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कम से कम 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और रिकॉर्ड डिविडेंड देने वाली कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते थे। रमेश दमानी समेत शेयर बाजार के कई दिग्गजों को आज भी चंद्रकांत संपत की निवेश रणनीति पर भरोसा है। लो प्रोफाइल जिंदगी जीने वाले संपत मीडिया में कम ही आते थे, लेकिन काफी पहले चंद्रकांत संपत का इंटरव्यू किया था CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया ने। चंद्रकांत संपत को रमेश दमानी जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु भी अपना गुरु मानते हैं। संपत की खास बात ये थी कि निवेश को लेकर उनके आइडियाज काफी साफ और दमदार होते थे। आइए आपको बताते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए वो किस तरह की कंपनियों पर भरोसा करते थे। They have to look at, the 4 things. Now, number 1 is, least capital expenditure. Number 2, is, since there is least capital expenditure, there is no borrowings. That means, there are no future costs that are still not provided for. And number 3 is, the return on capital employed should not be less than 25%. And then it adds to the 4th thing, that these companies give a big chunk of their earnings as a dividend. तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द ही आप अपने मोबाइल के किसी भी नंबर पर भेज पाएंगे पैसे। कैसे काम करेगा HDFC बैंक का चिल्लर ऐप, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। FMCG सेक्टर के लिए हाल का समय चुनौतियों से भरा है। इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त है, जिसका असर कंपनियों की बिक्री पर दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में डिमांड कमजोर होने से कंपनियां नए लॉन्च पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हालांकि कच्चे तेल के साथ ही बाकी रॉ मटेरियल्स की कीमतों में गिरावट के कारण कंपनियां अपने मार्जिन को बचाने में कामयाब रही हैं और आगे भी मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आशंका बनी हुई है। FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी डाबर के तीसरे तिमाही की उम्मीद से कमजोर नतीजों के बाद कंपनी के CEO सुनील दुग्गल का कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ के मुकाबले मार्जिन ग्रोथ का आउटलुक ज्यादा बेहतर है। अगले क्वार्टर में हमें आशा है कि इससे भी ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा मार्जिन्स का। तो मार्जिन जो पिक्चर है वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ग्रोथ। और जब तक ऑयल प्राइसेस कम रहेंगे तो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट चलता ही रहेगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में तो हमें पूरी विजिबिलिटी है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देगा। उसके आगे ये निर्भर करता है कि अगर ऑयल प्राइसेस कम रहें, सॉफ्ट रहें, तो हमारा एग्रीगेट मार्जिन
डोमेस्टिक बिजनेस का खासकर इंप्रूव होगा। और अब मोबाइल के जरिए मनी ट्रांसफर करना और भी आसान होने वाला है। आप अपनी एड्रेस बुक में शामिल किसी भी नाम को चुनिए, बस एक पासवर्ड से उसे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सर्विस लेकर आने वाला है प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक HDFC। इसके लिए बैंक एक मोबाइल ऐप चिल्लर जल्द ही लॉन्च करने वाला है। अब मोबाइल यूजर्स अपनी एड्रेस बुक में शामिल किसी भी मोबाइल नंबर पर तुरंत पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, कभी भी और कहीं भी। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ये मुमकिन होगा HDFC बैंक के नए ऐप चिल्लर से। चिल्लर एक नए किस्म की ऐप है, क्वाइट रेवोल्यूशनरी, जिससे कि आप अपने फोन बुक के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप जब भी अगर फंड्स ट्रांसफर करना चाहें, कोई किसी को पैसे भेजना चाहें, आपको सिर्फ अपने फोन बुक से, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो नंबर चूज करना है और उससे आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। HDFC बैंक ने दिसंबर 2014 में बैंक आपकी मुट्ठी में सर्विस लॉन्च की थी। चिल्लर इसी की अगली कड़ी है। बैंक का दावा है कि चिल्लर ऐप में सुविधा के साथ साथ सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ये कम्प्लीटली सिक्योर है एज एन एप्लीकेशन। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज होता है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरा, इसमें ट्रांजैक्शन की भी लिमिट है कि आप एट ए टाइम नॉट मोर देन 5,000 रुपीज आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। मंथली लिमिट भी है इसके अंदर 25,000 रुपीज की। तो उससे ये है कि काफी हद तक ये सिक्योर है, इनफैक्ट पूरी तरह से सिक्योर है ये। और जो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जो तौर तरीके हैं वो भी इसमें अप्लाई होते हैं। दरअसल प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कई इनोवेटिव तरीके लेकर आ रहे हैं। ICICI बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर के जरिए मनी ट्रांसफर की सुविधा दे रही है। पहले लोगों को बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए या पैसा किसी को भेजने के लिए घर से बैंक तक की या यूं कहे कि ATM तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन डिजिटल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तब प्राइवेट बैंक्स ऐसे नए स्मार्ट तरीके आजमा रहे हैं जिसके जरिए मैं और आप घर बैठे सोशल साइट्स के जरिए भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और HDFC की चिल्लर ऐप अपने ग्राहकों के लिए यही स्मार्ट तरीका उपलब्ध करवाने जा रही है। अर्णव वसावड़ा, CNBC आवाज, दिल्ली। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।